I can, I will. उन्नति की टीम, अनिल जी, समा, सुनील, रवि, नीरू, राजू, हरीश और माई सेल्फ, we are committed to help you build India. I think it is responsibility of each one of us. ये पर्दे के सामने हैं और पर्दे के पीछे हमारी टीम जो है, आपकी मदद के लिए आज दूसरे एपिसोड फैमिली बिजनेस पर चल रहे हैं। पिछली बार समा मैम ने बताया था कि हिस्ट्री ये बोलती है कि सिर्फ 3% बिजनेस चौथी जनरेशन पार कर पाते हैं, 30% बिजनेस सेकंड जनरेशन पार कर पाते हैं। ये एक साइड है। दूसरी साइड ऐसी है कि दुनिया में अगर करीब 5000 कंपनियां हैं जो 200 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, उन सब में से 5000 में से 3000 कंपनियां अकेले एक देश में हैं, जापान में। शायद हमको जापान से कुछ सीखने को मिल सकता है कि 3000 कंपनियां कैसे 200 साल पार कर चुकी हैं। सबसे पुरानी कंपनी, दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी होशी राइकॉन 46वीं 46 जनरेशन में चल रही है। 718 में एस्टेब्लिश हुई थी, आज उसकी 46वीं जनरेशन बिजनेस चला रही है। और एक कंपनी है सूडो होंके, जो कि फेमस वाइन बनाते हैं, साके, अपनी 55th जनरेशन से बिजनेस कर रही हैं। तो पॉजिटिव रे ऑफ होप है कि फैमिली बिजनेसेस भी लंबे चल सकते हैं। कुछ इंडिया के फैमिली बिजनेसेस की बात करूं तो एक कंपनी याद आती है, वो है शिप बनाने वाली कंपनी। 1736 में 1736 में ब्रिटिश सरकार ने सूरत से एक भाई को बुलाया था, लाओजी वाडिया उसका नाम था, और उसको बुलाकर मदद मांगी थी ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कि शिप बनाने हैं हमको बॉम्बे डॉक पर। वहां से शिप बनाने की कंपनी शुरू हुई लाओजी वाडिया की 1736 से। आज वाडिया ग्रुप $6 बिलियन कंपनी है, और ये उस वक्त शुरू किया था जब बिजली शायद बनी नहीं थी, बिजली का इन्वेंशन नहीं हुआ था। दूसरी एक और बॉम्बे की कंपनी है जिसका मेंशन करूं मैं, वो है, स्टार्ट किया था आदेशीर गोदरेज ने 1894 में। 1894 में दो वकील लोग इंडिया से अफ्रीका गए थे। एक तो साउथ अफ्रीका पहुंचे थे मोहनलाल करमचंद गांधी, और एक पहुंचे थे ईस्ट अफ्रीका जंजीबार आर्देशीर गोदरेज। दोनों एक चीज पर, वैल्यू पर टिके हुए थे कि झूठ नहीं बोलना है, हालांकि दोनों वकील थे। महात्मा जी की तो आप हिस्ट्री जानते ही हो। 1894 के आदेशीर गोदरेज वापस आ गए
और एक केमिस्ट की दुकान पर काम करने लगे और उन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी। उस वक्त सर्जरी के कुछ नाइव्स वगैरह बनाने की थी, सीजर्स। उस वक्त सीजर्स वगैरह इंपोर्ट होता था इंग्लैंड से। तो आर्देशिर ने लोन लिया 3,000 रुपए का मेहरबान कामा से और एक कंपनी की स्थापना की। लेकिन थोड़े ही दिन बाद वो कंपनी बंद हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि आप मेक इन इंडिया नहीं लिख सकते। तो आर्देशिर ने कहा कि मैं मेक इन इंडिया तो जरूर लिखूंगा, चाहे अगर इसकी एब्सेंस में मुझे पार्टनरशिप तोड़नी पड़े तो तोड़ दूंगा। देशभक्ति के लिए माने हुए थे, बाल गंगाधर तिलक के साथ जुड़े हुए थे। तो उन्होंने वो कंपनी बंद कर दी और छोटे मोटे काम करने लगे। 1897 में 1897 में बंबई के अखबार में एक पुलिस कमिश्नर ने एक न्यूज आइटम दिया था, जिसमें उसने सब सिटी वासियों को आग्रह किया था कि अपने अपने घरों को ध्यानपूर्वक अपनी सेफ्टी आप करें, शायद चोरियां ज्यादा होने लगी होंगी। उस अखबार को पढ़कर आर्देशिर के दिमाग में फिर से बिजनेस की सूझी और वो फिर से मेहरबान कामा के पास पहुंचे और फिर से 3,000 रुपए का लोन लिया। हालांकि पुराना लोन नहीं दिया था। और कामा ने जब उनकी हिस्टोरी सुनी तो लगा कि इस लड़के की मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने उसको 3,000 का लोन दिया और पूछा, दिकरा नंबर 1 ताला कौन बनाता है? बोला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके पैसे मैंने आज लिए हैं, एक वादा करता हूं कि इस ताले को नंबर 1 कर दूंगा मैं। मेहरबान कामा फिसल गए, मान गए और उन्होंने उसको 3,000 का लोन दिया और उन्होंने ताला बनाना शुरू किया, जिससे गोदरेज की स्थापना हुई। आज भी ताला और गोदरेज करीब करीब एक ही जेनेरिक नेम हो गया है वो। उसके बाद अलमारी और उसके बाद तो आज वो $2 बिलियन की कंपनी है। तो परिवार लंबे चलते हैं, चल सकते हैं, क्या जरूरत है उनके अंदर, आज हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार को लंबा खींचने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। सो आई इनवाइट समा मैम, प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर नाउ। थैंक यू श्याम सर, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। कुछ तो मैंने नहीं सुनी थी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुल अप द स्लाइड। Okay. So this is the second week. I can have everybody. This is the second week in continuation of the topic of family businesses. हमने लास्ट टाइम जब सेशन एंड किया था तो हमने सबको आग्रह किया था, वी हैड रिक्वेस्टेड एवरीबडी कि जो भी आप, अगर आप फैमिली बिजनेसेस करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ अस आर इन फैमिली बिजनेसेस, तो अपने ब्रदर्स को, फादर्स को, मदर्स को, वाइफ्स को, जो भी आपके साथ बिजनेस में काम करते हैं, उनको भी इन्वाइट करिए। सो आई रियली होप दैट अ लॉट ऑफ यू हु डिड नॉट पार्टिसिपेट लास्ट वीक आर लिसनिंग इन टुडे। और उसी ऑब्जेक्टिव से मैं थोड़ा सा पिछले हफ्ते का सेशन में थोड़ा रिपीट करूंगी, थोड़ा उसको रिकैप करूंगी। जो लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं, प्लीज बेयर विद मी, इट विल टेक अबाउट 10 मिनट्स। उसके बाद वी विल टेक क्वेश्चंस ऑन जस्ट दैट सेशन। जो भी आपके पिछले बार के अगर क्वेश्चंस कुछ रह गए हों, नहीं तो बहुत सारे सवाल एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। सो we'll take some questions and then I'll dive into this week's some of the things we want to share about how do you make family businesses more successful, more sustainable. And I think not only businesses, how do you make families more peaceful? How do you therefore have a good quality of life in your families? Because that is equally important and that's an added complexity only family businesses have. तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं।
quick recap, as I said, Shyam sir has already recapped it very well, but I think जैसे श्याम सर ने दोनों पहलू हमें दिखाए, एक पहलू तो ये है कि सेकेंड थर्ड जनरेशन तक बहुत कम फैमिली बिजनेसेस रह पाते हैं, and we had shared this statistic with you last time. I'm sharing it again. 100 शुरू होते हैं तो चौथी जनरेशन तक एक ही रह जाता है. बट अगर आप दूसरी तरफ का पहलू देखें तो 70% GDP of the world is contributed by family businesses. And a lot of big leaders, world leaders, political leaders, मैं बहुत सारे आर्टिकल पढ़ रही थी. This is a model that is never going to go away from the world. ये एक मॉडल है जो परपेचुएट होगा, फैमिली बिजनेसेस कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे एडवांटेजेस लेके आते हैं फैमिली बिजनेसेस. उस पर ब्रीफली आई विल रिकैप last time sessions. We had discussed some family businesses, but sir has given us a couple of very wonderful stories to be inspired by today. ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बहुत बड़े हुए हैं, जो जाने जाते हैं अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी वैल्यूज के लिए. फॉर एग्जांपल तो गोदरेज ग्रुप जो सर जिसकी बात कर रहे थे, इट्स नोन फॉर इट्स वैल्यूज. टाटा ग्रुप, अगेन इट्स नोन फॉर इट्स वैल्यूज. टाटा ग्रुप इज वन ऑफ द ओनली ग्रुप्स perhaps in the world, India में तो खैर है ही, but I think also in the world, which has an unlimited medical cover for all its employees, whatever level you are working in Tata. I mean, this is phenomenal. So some of these groups have shown the way to the biggest of the companies in the world. So they are inspiring. But उन लोगों ने कुछ चीजें सही करी हैं. आज थोड़ा उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपना सकते हैं. क्विकली फैमिली बिजनेसेस क्यों सक्सीड करती हैं? आई थिंक सबसे पहले तो जो फैमिली बिजनेस खोलते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं, चाहे वो पैट्रियार्क्स हों, चाहे वो मैट्रियार्क्स हों, उनकी जो पैशन होती है, उनकी जो कन्विक्शन होती है बिजनेस में, और जिस समय पे शुरू हुए थे वो, मोस्ट ऑफ द फैमिली बिजनेसेस व्हिच आर रनिंग इनटू सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में जो आज चल रहे हैं, जिस टाइम पे शुरू हुए थे वो दौर बहुत अलग थे. एडवर्सिटी का टाइम था, बिजनेस वाज नॉट नोन, हाउ डू यू डू बिजनेस वाज नॉट नोन, फैमिलीज में पैसा नहीं होता था, बैंकिंग सिस्टम वाज नॉट वेरी मैच्योर, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स तो बड़े कम एंड few and फार होते थे. उस स्थिति में बहुत लोगों ने बिजनेसेस शुरू किए एंड सक्सीड किया. इसका मतलब उसका जो मेन इंग्रेडिएंट था, जो मेन रेसिपी का, जो सक्सेस रेसिपी का जो इंग्रेडिएंट था उस जनरेशन का, वो पैशन था और कोई प्लान भी नहीं था. अगर बिजनेस में सक्सीड नहीं होते हैं तो लाइफ नहीं चल सकती है, इसलिए सब कुछ बिजनेस में डाला था. एंड वी हैव हर्ड मेनी स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज. अगेन जो फैमिली बिजनेस शुरू करते हैं वो हरी में नहीं होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, पैसा सोच समझ के लेते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं बिजनेस का, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं रखते हैं. तो उस वजह से भी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस की ग्रोथ एक सेफ पेस पे होती है, डूबने के चांसेस नहीं होते हैं, पैसे का हिसाब होता है, कहाँ जा रहा है अपने नज़र के सामने होता है. सो लॉट ऑफ दीज एडवांटेजेस make the family business actually succeed in the initial stages. और ज़्यादातर फाउंडर्स उसको एक फैमिली एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं बिजनेसेस को, चाहे वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हों, चाहे वो फैमिलीज जो बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके साथ हों. एंड दैट हेल्प्स अ लॉट. लोग छोड़ के नहीं जाते थे. कितने सारे फैमिली बिजनेसेस में कितने पीढ़ियों तक लोगों ने काम किया है. रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग होते थे फाउंडर्स के, चाहे वो गवर्नमेंट था, चाहे वो सप्लायर्स था, चाहे वो कस्टमर था. इट वाज नॉट ओनली अबाउट बिजनेस, इट वाज अबाउट रिलेशनशिप्स. हमारा सेंट्रल थीम यही था कि रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, घर जैसा माहौल होना चाहिए. और उसकी वजह से जब विपदा आती थी या जब चैलेंजेस आते थे, ये सारा जो इकोसिस्टम है सप्लायर्स का, गवर्नमेंट का, कस्टमर्स का, ये आपके साथ खड़ा होता था, विच मेंट बिजनेस की सक्सेस का रेशो बढ़ जाता था. डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स एक बंदा होता था, उसने बिजनेस शुरू किया है, वो सब जानता है, तो डिसीजन मेकिंग वाज क्विक. देयर वाज नो डिपार्टमेंट्स, देयर आर नो पीपल हु आर वांटिंग अ प्रोसेस टू बी फॉलोड. ब्यूरोक्रेसी बहुत कम थी, तो फटफट डिसीजंस होते थे. दैट मेड देम ग्रो. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज money was limited, resources was limited, and therefore there was only 1 or 2 people in the business, time was also limited. And because of that, focus increased. They focused on a geography or on a product. Again, these are things which led to their success. ये बहुत सारी चीजें हैं जो उनके सक्सेस का, फैमिली बिजनेस के सक्सेस का कारण बनती हैं. चैलेंजेस कहाँ पे शुरू होते हैं? चैलेंजेस यहाँ पे शुरू होते हैं कि फैमिली बिजनेसेस हैव
very different business complexities when they start to grow. जब ये बड़ी होने लगती हैं, business complex होने लगता है, competition बढ़ने लगता है, because हमने पिछले 10-15 सालों में this business complexity has increased many-fold, and it is increasing at a multiplying rate now. Technology change हो रही है, दुनिया खुल रही है, आप कहीं से भी कोई भी माल ला सकते हैं. China has risen as a manufacturing hub, as an innovation hub also, and all of that is leading to बिग बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज जो 15 साल पहले शायद किसी बिजनेस ने देखी नहीं थी. और आज भी हम जब बहुत सारे फाउंडर से बात करते हैं, हमें यही फीडबैक मिलता है कि बिजनेस अब बहुत मुश्किल हो गए हैं, बिजनेस अब बहुत फास्ट हो गए हैं. यू नीड टू रियली कीप पेस, यू नीड टू चेंज योरसेल्फ, योर थिंकिंग. सम ऑफ द बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज व्हिच हैपन particularly in family businesses is कि जब आप बड़े होने लगते हो, एक परफॉर्मेंस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनाना दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अब तक आप एक इनफॉर्मल फैमिली ड्रिवन परिवार जैसा कल्चर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी. पर जैसे आप बड़े होते जाते हो, जैसे प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं, ज्योग्राफीज ऐड होते हैं, लोग दूसरे नॉन फैमिली मेंबर्स ऐड होते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन संस्था बनाने की जरूरत पड़ती है. और जब वो संस्था बनाने की नियम नहीं आते हैं, या उनको कैसे लागू करना है नहीं आता, या समझता ही नहीं है कि मैं ये संस्था बनाऊं कैसे, इसको परफॉर्मेंस ड्रिवन कैसे करूं, रिलेशनशिप फोकस से हटा के मैं रिजल्ट्स पे इसको कैसे लेके आऊं, वहां पे बहुत सारी फैमिली बिजनेसेस अटकते हैं जाके. लोगों को हायर करना बाहर से, पीपल हु आर केपेबल, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बड़ी कंपनियों में काम किया है, जो अपना तजुर्बा, अपना एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस ला सकते हैं फैमिली बिजनेसेस में. बहुत लोग डरते हैं उन लोगों को लाने के लिए, या सोचते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या हमें क्यों चाहिए, हमें अपना बिजनेस आता है. सो दीज आर प्लेसेस वेयर फैमिली बिजनेसेस स्ट्रगल. पॉलिसीज बनाना, जैसे मैंने कहा, सिस्टम्स बनाना, सॉफ्टवेयर्स को इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रोफेशनलाइज करना, उसको टेक्निकली एडवांस करना, अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को या अपने सर्विस ऑपरेशंस को, यहाँ पे स्ट्रगल करती हैं फैमिली बिजनेसेस. एंड आई थिंक लास्टली, विच इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे अगर हम संस्था का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो रोल क्लैरिटी नहीं आती है. रोल क्लैरिटी नहीं आती है तो हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा बंदा कौन सा काम कर सकता है, क्या वो फिट है उस काम के लिए. टिपिकली हमने देखा है, पीपल आर जस्ट गिवन जॉब्स बिकॉज आइदर दे हैव बीन डूइंग इट, और या कोई वो काम कर नहीं रहा होता तो आपको जो दिख जाता है आप बोलते चल भाई तू ये संभाल ले, और वो किसी हद तक चलता है. आई एम नॉट डिनाइंग कि फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस creating performance driven structures is not really required. कुछ आपको documentation चाहिए, कुछ role clarity हर size की संस्था में चाहिए, वो पक्की बात है. बट कितना formalize करना है structure, कितना उसमें समय resources डालने हैं, वो size पे बहुत depend करता है, business की complexity पे बहुत depend करता है. But if you have a business, anything which is upward of 15 to 20 crores, these are things that you have to start thinking about. Specifically, अगर आप चाहते हैं कि ये business एक family business हो और आप generations तक इस business को family business की तरह चलाएं, आपकी generations इसको manage करें, इसका आनंद उठाएं. So for that you have to start thinking about this. और जो दूसरा complexity होती है, which is very unique to family complexity, is basically families are involved, and that makes it very difficult to deal with. जैसे जैसे family members बढ़ते हैं, conflicts बढ़ते हैं, disagreements बढ़ते हैं, और अगर उनको manage करने का कोई system नहीं है, उनको table करने का कोई तरीका नहीं है, तो वो नीचे नीचे सिमर होते हैं, उबलते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, but वो कहीं business और family दोनों को affect करते हैं. दूसरा चीज which I have I think now that I'm reading so much about family businesses, जो succession की planning है, this is very very critical for family businesses, and most businesses fail because they fail to plan succession, and we will come to that कि क्यों होता है ये. मेरे बाद, फाउंडर के बाद मेरा बिजनेस कौन संभालेगा मेरी फैमिली में, अगर कोई संभालेगा, क्या मैं ओनर और मैनेजमेंट को सेपरेट कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं. एंड सी, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस डोंट हैव इजी आंसर्स. फॉर एग्जांपल, एक किताब में लिखा हुआ नहीं है कि आप ए हो तो बी करो और सी हो तो डी करो. दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, बट अगर हम थोड़ा सा प्रिंसिपल्स को समझें तो हम शायद कोई रास्ते निकाल सकते हैं फॉर फैमिली पीस एंड बिजनेस प्रोस्पेरिटी. बहुत सारे बिजनेसेस में हमने देखा है एक्सटेंडेड फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, अंकल्स, चाचा, ताऊ, भांजे, भतीजे, and all of that leads to ever increasing complexities in families.
और चौथा जो आई थिंक इज कभी इसकी बात नहीं होती है फैमिलीज में, पर हर बंदे के दिमाग में होता है ये, विच इज there is eminent lack of clarity on finances, asset ownership, किसको क्या पैसा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किसका क्या ओनरशिप राइट है, एंड ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती हैं, बट बिकॉज हम पे इस पे कोई स्ट्रक्चर नहीं लगाते हैं, दे एड टू रिजेंटमेंट्स. आई डोंट नो व्हाट हिंदी वर्ड टू यूज फॉर रिजेंटमेंट्स, बट ये दिल में रहता है और वो कहीं ना कहीं तो निकल के आता है. सो फैमिली की पीस जनरली इन चीजों से खराब होती है. ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट का. एक पॉइंट आता है, एंड आई थिंक दिस इज फॉर ऑल यू फैमिली बिजनेस लीडर्स आउट देयर जो फर्स्ट जनरेशन पैट्रियार्क्स हैं या जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है, और नेक्स्ट जनरेशन आ रही है बिजनेस में. ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट को रियलाइज करना, दैट व्हेन इज इट एग्जैक्टली that I need to now become a different organization and I need to become a different leader. जिस तरीके से मैंने काम किया था इतने साल, शायद वो अब नहीं चल सकता. कुछ इंडिकेशंस मिलती हैं, जैसे मैंने कहा, अगर आपका बिजनेस कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जोग्राफिकली एक्सपैंड हो रहा है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड हो रहा है या डाइवर्सिफाई हो रहा है. आप ए चीज बनाते थे, अब आप बी बिजनेस में भी जा रहे हैं, सी बिजनेस में भी जा रहे हैं. That is when you are making your business more complex. Families में अगर brothers हैं या family members हैं involved, बहुत सारे हैं और conflicts बढ़ रहे हैं family में. These are the symptoms, if you will. अगर आप देखोगे इन symptoms को, इनको नजर रखोगे, आप realize कर सकते हो कि now if I have these symptoms in my business, समय आ गया है कि मैं दो रास्ते खुलते हैं यहाँ से. या तो मैं प्रोफेशनली मैनेज फैमिली ओन्ड बिजनेस बन जाऊं, या मैं उसको फैमिली मैनेज फैमिली ओन बिजनेस रखूं. और दोनों की ग्रोथ में आप देखेंगे, दोनों की ऊपर जाने की क्षमता में काफी फर्क होता है. व्हेन यू कन्वर्ट टू अ प्रोफेशनली मैनेज फैमिली ओन बिजनेसेस, देयर आर very good chances that you will grow your business at a more rapid pace. But अगर आप उसको अंदर ही अंदर फैमिली में रखते हैं and you don't put in systems for governance of the family, separating business and family, तब आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ या तो स्टैग्नेट होती है. लाइक श्याम सर सेज, there is no stable system in nature. Everything that does not grow is declining. So वो ज्यादातर डिक्लाइन की तरफ जाते हैं. और आप बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस का नाम, मोदी यूज्ड टू बी अ बिग ग्रुप, या तो वो कट छट गए. श्रीराम यूज्ड टू बी अ बिग ग्रुप, कट छट गए, स्प्लिट हो गए, छोटे छोटे हो गए, और बहुत सारे तो खत्म हो गए. they're just gone. So realizing this inflection point, I think, is a very very important role of the leader, कि ये कब आ रहा है ये पॉइंट और मैं इसका क्या करूं. कुछ हमने लास्ट वीक एक चैलेंज दिया था. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू मैनेज टू डू इट, but before I get into this week's session, let's take some questions. Raju bhai, I do see some people have raised their hands. हम 3-4 सवाल ले सकते हैं. जरूर. वीपी सिंह जी अपना, आई थिंक उनका माइक शायद नहीं लग रहा है. एनीवे वो फिर बनू उनसे लेते हैं. आई कैन हैव बनू जी अपना माइक को अनम्यूट करता हूँ मैं. अपना माइक को अनम्यूट कर दीजिए. ओके, यस हो गया है. आई कैन हैव सर. खैर बनू जी अपना क्वेश्चन है. हेलो. We can take somebody else, Raju. ओके, भगवत पटेल. Yes, I will, Sama ma'am. I can have Bhagwat ji. ज़्यादातर आपने जो बताया वो फैमिली बिजनेस में, अभी अहमदाबाद में जैसे 2 डिफरेंट फैमिली या 3 फैमिली साथ में मिलके भी बिजनेस बनाती है, तो एक वो पार्टनरशिप कंपनी हो जाती है. तो थोड़ा फैमिली बिजनेस से स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाता है. तो वो स्ट्रक्चर में क्योंकि डिफरेंट फैमिली का बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होती है, और उसमें कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई
धर्म भी अलग अलग रिलीजियन वाले फैमिली भी साथ में जुड़ के बिजनेस करते हैं। भगवत सर अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा यही है कि वो बिजनेस में जो चैलेंजेस आता है उसको हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि फैमिली वैल्यूज अलग हो जाती है, इसलिए बिजनेस में भी वैल्यू अलग हो जाएगी, वो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन जल्दी बाहर आ जाएंगे। यस, सो भगवत जी, मैं जिस तरह मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि जहाँ पे भी आपके बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट उन लोगों का है जिनका आपके साथ रिलेशन प्रोफेशन तक सीमित नहीं है, वो फैमिली बिजनेस हो जाता है। सो या चाहे वो आपके दोस्त आपके पार्टनर्स हों, चाहे आपके फैमिली में आपके पार्टनर्स हों, आपके ब्रदर्स हों, सन्स हों, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि फाउंडेशन वही रहती है कि बिजनेस वो लोग साथ में कर रहे हैं जिनका सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है, एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है। तो ऐसे बिजनेसेस हैं वर्ल्ड में जो फ्रेंड्स ने शुरू किए हैं और जो प्रोफेशनलाइज हुए हैं। इन्फोसिस एक बहुत उम्दा एग्जाम्पल है। 5 दोस्तों ने मिलकर इन्फोसिस शुरू करी थी। नन ऑफ देम टुडे आर इन इन्फोसिस, बट दे मैनेज्ड एंड दे ग्रू इन्फोसिस ऑल 5 टुगेदर। सिद्धांत भगवत सर वही रहते हैं कि चाहे वो 5 फैमिलीज हैं, 5 ब्रदर्स हैं, 5 दोस्त हैं, आपको जैसे आपने कहा आपकी वैल्यूज की क्लैरिटी और अलाइनमेंट, उनको एक सबके वैल्यूज एक जगह लाना, उनको डिस्कस करना, एक बिजनेस का शेयर्ड गोल बनाना, ये सब बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो रिश्ते बिखर जाते हैं और बिजनेस भी बिखर जाता है। तो मुझे दोस्तों में फैमिली में बहुत फर्क नहीं लगता है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी, इमामी ग्रुप है, Agarwal and Goenka, 2 people who started this. Both their families own equal share in the company. Both families work in the business, but they have very clear governing rules about how 2 families will operate in business. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज किया जा सकता है, एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन टुडेज सेशन। सो होपफुली सम क्वेश्चंस, आपके कुछ सवालों का जवाब हम दे पाएंगे भगवत सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, मैं समझ गया। आपकी कोर बात यही है कि भाई उसके लिए हमने सेट ऑफ रूल अच्छी तरह से बनाया होगा तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। लेट्स भावेश कोठारी। भावेश जी अपना क्वेश्चन। I will. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मेरी जॉइंट फैमिली है एंड मेरे डैड अलग बिजनेस में है, मैं अलग बिजनेस में हूँ और मेरे बड़े भाई अलग बिजनेस में, बट हम रहते तीनों एक साथ में हैं। और क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो सब कुछ जॉइंटली चलता है, बट सब अपने अपने बिजनेस में है और बिजनेस की शेयरिंग नहीं होती। मतलब ओके, हम एक दूसरे से ये बात करते हैं कि सब बिजनेस कैसा चल रहा है, बट बहुत डीपली हम डिस्कस नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है कि वो फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आती है। तो ऐसे बिजनेस को आप क्या कहेंगे, इज इट अ फैमिली बिजनेस? और क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं पार्टनर भी है अलग अलग जगहों पे, किसी के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ ही पार्टनरशिप में है, बट जो खुद की फैमिली है वहाँ पर तीनों अलग अलग बिजनेस में है। Bhavesh sir, this is definitely if there is co-ownership of assets and finances, right? Yes. And there is cross-holding. Generally ऐसा होता है कि 50% partner भी है, भाई भी है, father भी है, mother भी है. So generally that's how it works. In different businesses you have different partnership, but the ownership in terms of finance assets is collective by the family. So it is a family business. अगर वो बिल्कुल सेपरेट होता तो मैं कहती वो फैमिली बिजनेस नहीं है, यू आर जस्ट अ जॉइंट फैमिली, राइट? बट यू आर, जितनी मुझे समझ में आ रही है, यू आर अ फैमिली बिजनेस, एंड I think this is one of the most cleaner models of, and I hope your ownership is very clear. I hope your formulation of legal entities, kaun kiska owner, all of that is yes, that is clear. That is pretty clear. So, which is a good point, but I think yes, vis-a-vis sharing, I will come to that. There is something called a family assembly. Okay. Uske baare aap thoda suniye, and then I think you will get some idea that how can you manage emotional engagement in each other's families. Yes. Okay. Family Thank business. you. Sorry. Yeah. थैंक यू भावेश जी। जय खट्टर जी अपना क्वेश्चन करिए। जय खट्टर जी अनम्यूट करिए अपनी तरफ से।
शायद उनका माइक Sir, many people have raised their hand. take- किसी और को बुलाइए. हाँ हाँ सरोज नागराज जी को. Yes, Sarojji, I can have it. Yes, I'm Amit Nagraj's mom. I have one question. Yes. Suppose in your family business, there are three partners, sons and father and all. Yeah. And if one son is ready to take risks very Yeah. dynamismly, Yeah. and one person wants to be very safe, secured, and go at a slow pace. Yeah. When there are challenges and when there is financial constraints and competitions and the market is also downward, in such situations, how they should have the compatibility to go forward in the company, take decisions. I can have it, Sarojji. I think this is one of the most common reasons for differences, conflicts in families, जहाँ पे alignment नहीं होता है. So ये basically alignment का issue है, Sarojji. I will deal with it in the coming slides. Okay. And if you still have further questions, we will take it after the session. So just hang on. I think Raju bhai, let me just continue. Thank The you. questions probably will get answered as we move along. उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है, we'll take it. Oh, that's great idea. Thank So, you. All right, so let's move. I just have one more. I am curious about one thing. किसी ने ये exercise करी क्या जो हमने week का challenge दिया था? Only everybody else can put your hands down, but anybody who managed to do something on this one, if wants to share, I think that'll be absolutely awesome. So if you have just even one person who can share this exercise challenge, किसी ने किया हो तो. Vishesh Agrawal has raised hand. Let's try me. उसने I hope विशेष जी अपना क्वेश्चन करिए और क्वेश्चन rather share करिए, not question, please. No questions. This is sharing. Yes, yes. I can. I will. Some, ma'am. I can have wishes. So, ma'am, actually, if most of the people know here that हम लोग अभी एक transition phase से जा रहे हैं. We were into trading since 2019, and now we are Now we have started manufacturing our own products. Yeah. So कहीं ना कहीं मेरे और मेरे फादर के व्यू पॉइंट पे बहुत डिफरेंस था. He was feeling a bit left out, and एक वो चीज थी दैट हमने वो सक्सेशन प्लानिंग नहीं हुआ था, तो मेरे और मेरे फादर के बीच में कभी वो डिस्कशन नहीं हुआ था दैट व्हेन डज ही लेट गो एंड व्हेन डू आई टेक ऑन. Yes. सो मतलब वो कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी दैट दिस होल थिंग ऑफ स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग मैंने अपने अंदर ही सोच के चालू कर दिया. आई डिड नॉट रियली टेक हिज परमिशन. Yeah. तो एक वो कहीं ना कहीं वो उन्होंने बोला नहीं, बट एक खटास थी वो चीज की. बट आफ्टर व्हेन वी डिस्कस दिस सेशन, एक्चुअली लास्ट सेशन हमने साथ में अटेंड किया था. सो आफ्टर दैट एक डायलॉग ओपन हुआ जहाँ पे काफी पॉइंट्स आए, एंड वी आर स्टिल डिस्कसिंग, वी आर गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन मेनी आइडियाज एंड हाउ we'll have to make some organizational changes as well. Yes. Awesome. I think brilliant stuff, Vishesh. I am so glad that we could, just Shyam sir बोलते हैं, we could become a nimit to facilitating a discussion between your dad and you. I think this is the beginning. Have patience. This takes a lot of time. बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, बहुत सारे दबे हुए इश्यूज जो आज तक डिस्कस नहीं किए निकल के आएंगे. तो इसको थोड़ा समय दीजिए. साल भर भी लग सकता है, 18 महीने में लग सकता है. डोंट वरी अबाउट इट, बट स्टिक विद द एजेंडा कि इसको क्लैरिफाई करना है और संस्था की सस्टेनेबिलिटी बढ़ानी है. सो आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट स्टफ. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. One thing, a lot of people. one more thing, ma'am. I think what you're saying is right, that this will take a year or maybe 6 months. Yes. But we cannot put business to pause till then. No, of course not. Of course not. Business goes How on. do we deal with that? Yes, but जैसे जैसे आपको जिस चीज की क्लैरिटी मिलती जाए, आप काम करते रहिए. और जब आप बात करते हैं, there are issues which will not close, Vishesh, right? There will be disagreements. You will not come to conclusions, and you can close it and say, अभी we agree to disagree. हमने इसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, पर ये टेबल पे पड़ा है. हम फिर से इसको 2 महीने में, 1 महीने में फिर से डिस्कस करेंगे. Maybe you will get some data to support what you are saying. Maybe he will get some data. So devise these means. जब कोई डिस्कशन खुलता, जरूरी नहीं है उसी दिन उसको क्लोज होना है, कंक्लूजन पे आना है. Some things are more complex,
and therefore have patience, and I hope your father, आपके पिताजी भी मुझे सुन रहे हैं कि दोनों जगह से पेशेंस की जरूरत है. It's a very good idea to agree to disagree and say okay, आज हम इसके ऊपर सहमत नहीं हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डेटा सपोर्ट करूं, मेरे आर्ग्यूमेंट के लिए आप कोशिश करिए, एंड वी विल डिस्कस दिस अगेन. So you can do this with a lot of things, Vishesh. So just hang in there, continue to have those discussions. Okay ma'am, thank you. Yeah, because agreement की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. हर चीज पे सहमति नहीं आए पर एटलीस्ट दोनों पक्ष अपना अपना मत बताएं, अपना आइडिया बताएं, अपना बताएं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें. वी मे नॉट अग्री बट एटलीस्ट लेट्स अंडरस्टैंड ईच अदर. Okay. Yeah. Okay, all right, brilliant. Anybody else who wants to share? Oh, we have we can take Anindyo Datta. Yes, last one quickly. Yes, आप शेयर करिए आनंदी जी. Hello, I will. Okay. Then I'll take Amit. Okay, Amit Nagaraj ji. Amit ji, I will. चलो, उनका भी लग. Ajay बहुत लोचा है. People are not speaking up. Okay, so I'm just going to move on, Raju bhai, in the interest of time. 10:40. Yes. मैं बोल सकता हूँ क्या? सर बाद में लेते हैं क्वेश्चंस. थोड़ा सा टाइम का हमें थोड़ा सा चैलेंज है. खट्टर सर. नहीं, अभी हो गया म्यूट, तो प्लीज कंटिन्यू विद योर सेशन. We'll take it. Thank you. Yeah, okay. So I don't know most of you if you remembered this framework that I had shared with you last time. थोड़ा सा मैंने इसका थोड़ा सा खुलासा किया था, बहुत डिटेल्स में मैं नहीं गई थी, but we'll go into details today. Basically जो foundations हैं फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने की, वो ले करनी पड़ती हैं. सही समय लीडर को चुनना पड़ता है कि क्या समय सही है. 3 फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं इस बिजनेस एंड फैमिली प्रॉस्पेरिटी के फ्रेमवर्क के. एक है आपका फैमिली असेंबली, दूसरा है फैमिली काउंसिल और तीसरा है फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन. मैं तीनों की डिटेल में जाऊंगी. और जो इसका जो नींव होती है इन तीनों पिलर्स की, वो आपका शेयर्ड विजन फॉर द बिजनेस एंड फॉर द फैमिली, and your shared values at a personal level and at a business level as well. इसकी भी हम बात करेंगे थोड़ी सी. So before I go into these 3 pillars, values, the structural framework of managing complexity and governance of family businesses, 6 reasons पे चले जाते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा conflict देखा गया है. This is all researched कि family businesses की conflict कहाँ से शुरू होते हैं, क्या चीजें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स का सोर्स होती हैं. सबसे पहला सोर्स होता है लैक ऑफ अलाइनमेंट. और जैसे ये सरोज मैम ने सवाल पूछा था, ये अलाइनमेंट को रिलेटेड है. द अलाइनमेंट ऑफ मेनी थिंग्स समटाइम्स इज मिसिंग इन फैमिलीज. फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट ऑफ कोर बिलीव्स एंड वैल्यूज. वैल्यूज में मैं सर्च करने की कोशिश कर रही थी कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो सकता है. बेसिकली वेरी लूजली कि आप किन चीजों को जिंदगी में अहमियत देते हैं, वो आपकी वैल्यूज हैं. जीवन के मूल्य. यस, सो प्राउड, थैंक यू सर. सो जीवन के मूल्य जो हैं आपके, जब वो मूल्य शेयर्ड नहीं होते हैं, अलाइंड नहीं होते हैं, कुछ मूल्य अगर अलग होते हैं तो चल जाता है, पर अगर कुछ बहुत क्रिटिकल मूल्य बहुत अलग एक्सट्रीम्स पे बैठे होते हैं तब वो चलता नहीं है. फैमिली बिजनेसेस में उनको अलाइन करना पड़ता है, उनको एक जगह लाना पड़ता है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक जगह नहीं आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज एन ऑप्टिमाइजेशन दैट कैन हैपन देयर. आप एक मिडिल ग्राउंड पे आ सकते हो, बट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में शेयर्ड गोल्स नहीं होते हैं, शेयर्ड विजन्स नहीं होता है, और एक शेयर्ड सेंस ऑफ वैल्यूज नहीं होता है कि मेरे ये सिद्धांत है, मेरे ये मूल्य हैं, आपके ये मूल्य हैं, एंड हाउ विल ऑल ऑफ दिस वर्क टुगेदर इन बिजनेसेस. मैं आपको वैल्यूज पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, बिकॉज हमने हमारे एक्सपीरियंस में उन्नति में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज वैल्यूज के कारण. मूल जो हमारे अगर अलग अलग हैं तो उससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं. एंड आई वांट टू टेक सम टाइम टू डिस्कस दैट. वी हैव ऑब्जर्व्ड 3 बेसिक डाइकोटमीज ऑफ वैल्यूज जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को राइज देती हैं फैमिली बिजनेसेस में. सबसे पहला है पीपल वर्सेस परफॉर्मेंस. जब नई जनरेशन आती है वो चाहती है कि एक संस्था की तरह काम हो,
लोगों के रिजल्ट एरियाज हों, परफॉर्मेंस को अहमियत दी जाए, जो परफॉर्मेंस नहीं देता है उसको संस्था से एग्जिट कराया जाए। बट जो फाउंडिंग जनरेशन में हमने देखा है, ज़्यादातर हमारे जो वैल्यूज पीपल को लेके हैं वो बहुत अलग हैं। इट इज़ अबाउट पैट्रियार्कल, ये मेरी फैमिली है, ये कहाँ जाएगा, इसके पास नौकरी नहीं है, ये इसके इतने बच्चे हैं, या इसकी इतनी फैमिली है, या इसके इतने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, आई कैन नॉट let him go. So there is a people focus on one extent and there is a performance focused on the other extent. और हमने बहुत बार ये clash देखा है, ये कभी बोला नहीं जाता, ये कभी communicate नहीं किया जाता, पर ये बहुत सारे conflicts को जन्म देता है, because इतने extreme, इतने छोर पे बैठे हैं ये दोनों चीजें कि इनको एक जगह आपको लाना पड़ेगा. And I want to stress on the fact, I want to reiterate that it is not either or. You can be both. You can be people focused and performance driven, but being only people focused or being only performance focused is not good for the business. You have to have both value systems. But ज़्यादातर लोग extremes पे बैठे होते हैं और वो conflicts को raise करते हैं. जो founding generation है, they just don't want people to leave the organization. उनको एक personal responsibility लगती है कि ये मेरी responsibility है कि इसकी नौकरी का देनदार मैं हूँ. And that is detrimental to the business. दूसरा जो हमने clash देखा है values का, which is against big and small. कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि business फटाफट grow करें, हम expand करें, हम बहुत सारे products add करें, हम हर geography में जाएं, और मुझे लगता है पिछले 5 सालों में scaling up, मतलब संस्था को बड़ा करना, $1 billion करना, 500 करोड़ करना, this talk has become so much prevalent in the media. हम Flipkart को देखते हैं, Amazon को देखते हैं, और हम सोचते हैं कि this is the way to go forward. इसको बड़ा करो, जल्दी से जल्दी बड़ा करो. और दूसरी वैल्यू होती है कि मुझे वही काम करना है जिसमें मेरा एक्सपर्टीज है, मुझे छोटे टारगेट ऑडियंस के साथ काम करना है, मुझे या एक ज्योग्राफी पे फोकस करना है, या मुझे एक निश कस्टमर सेगमेंट में काम करना है, मुझे एक्सपर्टीज बिल्ड करनी है, और मुझे मेरे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन क्वालिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर अगेन टू वेरी एक्सट्रीम वेज ऑफ लुकिंग एट बिजनेस, एंड यू हैव टू कम एट अ कॉमन पॉइंट. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं पढ़ रही थी वाघ बकरी का. वाघ बकरी इज अ गुजरात कंपनी, एंड मोस्ट ऑफ यू देयर वाचिंग अस इन गुजरात नो it's the third largest organized tea company in India. And very interestingly, all the owners, even the third generation which has joined business now, share the same value कि हमें वाघ बकरी को बहुत बड़ा कंपनी जल्दी से नहीं बनाना है. I will go one state at a time. मैं पहले अगर मध्य प्रदेश में लॉन्च कर रहा हूँ, मैं भोपाल में लॉन्च कर रहा हूँ, मैं 3 सिटीज पिक करूंगा. मैं उन 3 सिटीज में सारी रिसर्च करूंगा, लोगों के चाय के टेस्ट क्या है, वहाँ का पानी का क्वालिटी क्या है, वहाँ दूध का क्वालिटी क्या होता है, मेरी चाय बनने के बाद कैसे टेस्ट करती है. इसको वॉशिंग मशीन में डाल दो ना, बार बार उठा के आप रख दो. राजू भाई म्यूट करो बस, તમે વિશેષ ભાઈને. So but I think the interesting part is that everybody is on the same page as far as the value of the organization is concerned, कि हमको धीरे धीरे stabilized growth लेनी है, because हमें quality पे compromise नहीं करना है. क्योंकि जब आप तेजी से बड़े होते हैं, आप किसी भी business को पकड़ लीजिए, unless you have very very deep pockets, अगर आपके पास बहुत पैसा है Amazon की तरह या Apple की तरह, आप अगर scale करेंगे बहुत जल्दी, कहीं ना कहीं quality छूटती है. Not many people are able to balance scale and quality both, and therefore वाघ बकरी decided कि हमें वो नहीं करना है. One very interesting fact about वाघ बकरी, मुझे तो इतना अच्छा लगा पढ़ के, कि they have capped their profit at 10%, that we commit to not making more than 10% profits. I thought this was amazing. Now this is all shared. और ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता है. ये फाउंडर, नेक्स्ट जनरेशन, जब आप कम्युनिकेट करते हो, जब आप अपनी वैल्यूज को बाहर निकालते हो, उनको डिस्कस करते हो, तब जाके ये एक जगह आने की उम्मीद रहती है कि हाँ, वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव्स, और कहीं हम एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ पाए कि हम सब किस एक चीज पे अग्री कर सकते हैं. I think that is very important. So big versus small is a very big tussle. I have 2 clients in Ahmedabad जिनकी second generation join करी हैं, और दोनों जो second generation हैं, smart guys,
वांट टू मेक 500 करोड़ का धंधा, और जो फादर्स हैं वो बोलते हैं यार मुझे क्वालिटी फोकस रखना है, मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं चाहिए, मुझे प्राइस कमोडिटी पे नहीं खेलना है, मुझे वैल्यू एडिशन करनी है. But to get to 500 crores in 2 years, we'll need a lot of fast scaling, which means कहीं ना कहीं आपको अपना customer segment wide करना पड़ेगा, बहुत अलग तरीके से धंधा करना पड़ेगा. And therefore, this is the tussle that happens between members. The third one, I think, which is very common, which is formal and informal. संस्था को formal रखना है, informal करना है. बहुत सारे, for example, जो founding owners हैं, वो सोचते हैं कि अभी भी ये सोचते हैं, इस टाइम में भी ये सोचते हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं बहुत सारे लोग, कि सब कुछ नेक्स्ट जनरेशन को अपने हाथ से करना चाहिए, इनको गद्दी पे बैठना चाहिए, इनको कस्टमर से सबको बात करनी चाहिए. बट संस्था जब आप बनाते हो तो रोल्स डिफाइन करते हो. अगर सब कुछ ओनर करेगा तो वो क्या क्या करेगा, और जब वो सब कुछ करता है तो वो जनरली लो वैल्यू या नो वैल्यू अर्जेंट काम कर रहा होता है. बट lot of people think that's the way to do business. Business ऐसे ही आता है, आपको सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है, आप लोग नहीं रखोगे, सेक्रेटरीज नहीं रखने देते हैं, बिजनेस एनालिस्ट उसकी क्या जरूरत है, व्हाट डू यू नीड डेटा फॉर, व्हाट डू यू नीड सिस्टम्स फॉर, आपको सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए. सो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल. बट इफ यू आर ऑन द सेम पेज कि मुझे ग्रोथ करनी है, संस्था को बड़ा करना है, इन वैल्यूज का कहीं आपको यू हैव टू कम टू अ पॉइंट वेयर दे स्टार्ट टू कन्वर्ज. वहीं से ग्रोथ होगी. बिकॉज अगर ये डिफरेंसेस रहेंगे तो ये डिफरेंसेस हमेशा संस्था में आते रहेंगे और वो संस्था को पीछे 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, यही होता रहेगा संस्था में. सो ये बहुत जरूरी है दैट वी डिस्कस वैल्यूज एंड अलाइन वैल्यूज. Unnati team, Neeru, Shyam sir, Ravi, whoever wants to add, please do if I have missed on something. बिग और स्मॉल निश वाले में थोड़ा सा मेरा एक पॉइंट था कि दोनों पॉसिबिलिटी कई बार हैं, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल डिसीजंस हैं वो. इसलिए कई लोग ऐसा ना समझ जाएं कि अगर हमको निश मार्केट में ही जाना है तो हम बिग नहीं हो सकते. निश मार्केट में भी, लेकिन उसके थोड़े तरीके बहुत अलग होंगे. निश मार्केट में रहते हुए ग्रोथ लाना, बड़ा करना कंपनी को भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज ज्यादा हैं. तो एकदम सेपरेशन शायद नहीं है, मुझको ऐसा लग रहा है. Also, I think sir, समय का इसमें बहुत बड़ा खेल है कि what time frames are you talking about? Because a lot of people have this कि जल्दी करना है, 2 साल में 500 करोड़, अभी 50 करोड़ है, 2 साल में 500 करोड़. मैं नहीं कह रही हूँ everything can be done. Yes. But the point is कि आपको किस चीज में fulfillment मिलती है, किस चीज में मजा मिलता है. अगर वो बहुत 2 अलग-अलग चीजें हैं, and Sarojji, I hope you're listening. So if the two brothers are think so differently about what the business should be, क्या scale होना चाहिए, क्या size होना चाहिए, कहीं बैठ के as a family you have to converge and document कि हमारी ये values हैं, and we agree to come to a middle point or we agree to disagree, and then there are different roads that open up. So ये बहुत जरूरी है. Because मैंने बहुत फैमिलीज में देखा है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार 2 वक्त की रोटी तो खानी है, क्या भागदौड़ कर रहे हैं, क्यों ग्रो करना है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी फैमिली में जो बोलते हैं यार मुझे रोटी के लिए नौकरी नहीं करनी है, मैं तो फेम के लिए कर रहा हूँ, मुझे बड़ा बनना है, आई वॉन्ट टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड. इफ सचिन बंसल कैन डू इट, व्हाई कांट आई डू इट. सो अगर ये डिफरेंसेस रिकंसाइल नहीं होते हैं तो फैमिली बिजनेसेस आगे नहीं बढ़ पाते हैं. एंड देयरफॉर you have to sit, reconcile, come on the same page. It's extremely critical. Well said. दूसरा जो I think conflict का source होता है, which is lack of decision making clarity. जब 3-4 members, और ये ज्यादा होता है जब आपके 3-4 फैमिली के members जुड़े हुए हैं उसमें, everybody does what they think is right. कोई किसी से पूछता नहीं है, चाहे वो purchasing decision हो, चाहे वो land खरीदने का हो, चाहे वो office खरीद, बड़े से बड़े decision से छोटे से छोटे decision में there is no process of decision making. और क्योंकि role clarity भी नहीं होती है, ये और भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ये और भी कॉन्फ्लिक्ट को राइज करता है. बिकॉज बोलता तो कोई नहीं है, बट मन में यही सोचते हैं कि यार ये कुछ भी करता है, ये कुछ भी ले आता है, ये कुछ भी माल ले आता है, ये किसी को भी सैलरी इंक्रीज दे देता है, ये कहीं पे भी ऑफिस खुद ले आता है. सो जो फंक्शनल डिसीजन है छोटे छोटे, आई होप दे हैपन इन द फंक्शंस, बट जो बड़े बड़े डिसीजन हैं विच मेक फाइनेंशियल इम्पैक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट करते हैं या लोगों को इम्पैक्ट करते हैं,
ये 2 डिसीजंस में कोई फैमिली का डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ही नहीं होता है, कोई बातचीत ही नहीं होती है कि हमें क्या करना है. And that's why it leads to a lot of simmering issues. And I think one of the big challenges of the Indian family is we don't communicate. अगर हमें कोई दिक्कत है तो इज्जत की वजह से या कंडीशनिंग की वजह से हम उसको बोलते तो नहीं है, पर वो हमारे मन में रहता है. बिकॉज और मुझे मालूम है ऐसा है क्योंकि when as coaches and consultants we start working with family businesses, we find out कि when you start scratching the surface, इतनी सारे issues हैं जो मनमुटाव के कारण हैं, जो दबे हुए हैं, जो बाहर निकलते हैं. So, और छोटी छोटी चीजें होती हैं जो किसी को याद भी नहीं रहती हैं. But these are things. I remember a family where the huge issue was that one of the brothers had ordered a container from China without asking the other brothers or the father. और उसके कारण वो माल आया, वो डंप हो गया और कुछ 70 लाख या 1 करोड़ का नुकसान बिजनेसेस को हुआ. क्यों? किसी ने किसी को बोला नहीं. When we went into their business, it was already 5 years कि वो इंसिडेंट हो चुका था. But it was interesting that that was the incident which was in everybody's mind. Nobody could ever talk about it. But it led to disagreements, conflicts, and lack of respect for people in the family. तीसरी चीज, lack of clarity, role की clarity नहीं होती है, compensation की clarity नहीं होती है. मुझे मेरा काम करने का क्या मुआवजा मिलेगा, क्या मेरा compensation है, what is my financial gain from the work that I am doing. Or overall organizational finances, business finances, personal finances, they're all mixed. It's a mess. और ये again चीजें discuss नहीं होती हैं, but they keep simmering. Sibling rivalry, family conflicts, बहुत सारी चीजें जो घर पे शुरू होती हैं वो business में आ जाती हैं, चाहे वो husbands को लेके हो या wives को लेके हो या cousins को लेके हो, एक दूसरे के बच्चों को लेके हो. बहुत सारे जो conflicts हैं, because they are not resolved, there is not a system of resolution, it gets into the business. Issues between sisters and brothers, brothers together, father and son, sometimes it's mother and son, and all sorts of family issues make their way into the business. और कोई हमारे, जैसे मैं repeatedly कह रही हूँ, कोई rules नहीं है, कोई do's and don'ts नहीं है कि हम family की regulation कैसे करेंगे business में, what is allowed and what is not allowed, what are the processes we will follow to keep peace in family and to make sure that the business prospers. तो ये, sorry, these are not 6, these are 5 big reasons for conflicts, and families must begin identifying these. जो भी सुन रहे हैं हमें identify करिए आपकी संस्था में क्या challenges हैं, क्या issues हैं. हमने हमारी, जब हम EPOS करते हैं family businesses के साथ, one of the very first things we do is to clarify roles. To clarify roles between the members, because बहुत overlaps होते हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं जो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत सारे एरियाज जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भाई किसकी गर्दन पकड़ोगे अगर ये नहीं हुआ तो. सो बिजनेस सफर्स, रिलेशनशिप सफर्स, बिकॉज एक दूसरे पे ब्लेम होता है. पैसे का कोई समझ नहीं आता, बिकॉज इट्स अ कॉमन पूल. A lot of founders believe कि ये फैमिली का पैसा है, जिसको जितना लेना है वो ले सकता है, कोई छूट, कोई मना नहीं है. बट जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है और फैमिली बड़ी होती है, these things start to become issues, because सबके खर्चे अलग हैं, सबके वर्किंग स्टाइल अलग है, सबका पैसे को लेके एटीट्यूड अलग है. So I know some brothers who take advantage of this fact, and there are some brothers who get left out, and when brothers get married, their wives are involved, and it's a royal mess. So I think it has to be, finances have to be clear. What am I getting for my job? उसके प्रिंसिपल्स आप डिसाइड कर सकते हैं. आप डिसाइड कर सकते हैं सबको एक तनख्वाह मिलेगी फॉर एग्जांपल, या आप डिसाइड कर सकते हैं कि रोल के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी. वन ऑफ आवर EPOS clients, first couple of sessions we struggled in fixing compensation, and because we decided on a principle of performance and role, कि कौन क्या रोल कर रहा है और उसके हिसाब से हमने सैलरीज फिक्स करी. These are very very difficult discussions to have. Families don't have it. और मुझे तो कभी-कभी, pardon my saying, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि a lot of patriarchs think this is one way to control, to make sure the families are together, but I'm not really sure that it works in the long run. This is my own opinion, and you can pardon me for saying it, but this is how I feel कि finances को clear रखना बहुत सारी चीज़ों को सुलझाता है. समय लगता है उसको करने में. I'm not saying वो एक सेशन में, 2 सेशन में हो जाता है,
क्योंकि बहुत सारी पेचीदा चीजें होती हैं उसको डिसाइड करने के लिए, बट दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन बिजनेसेस एंड इन फैमिलीज. Shyam sir, Neeru ma'am, anything that you want to add? मैं ऐसा बहुत अक्सर देखा है कि रोल कॉम्पनसेशन, शायद फाइनेंस जब आप बोल रहे हो तो किसको क्या कॉम्पनसेशन और कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लेकिन कहीं पर इन फैमिलीज में सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स की क्लैरिटी भी होती है कि रिजल्ट एक्सपेक्टेशन पता नहीं होता है हम लोगों को बिल्कुल फैमिली में, और खासकर क्लैरिफाई किया नहीं जाता है. तो कई नॉन परफॉर्मर्स दबे रह जाते हैं या फिर वो चलते रहते हैं और अंदर अंदर सिमर करता है. कुछ परफॉर्मर फिर धीमे हो जाते हैं, बोलते हैं अगर नॉन परफॉर्मेंस को बराबर मिलेगा तो फिर क्यों माथा मारूं. ऐसा भी होता है, देखा गया है. So very well said. These reasons become source of conflicts, and these should be, at least they should be addressed. That's the point, I think. Yes. So by finances also I mean sir कि बहुत सारे businesses में business personal सब mix करके चलते हैं finances. Okay. Very detrimental for business and for family both. So and this is interesting क्योंकि ये सारे जो issues मैं आपको बता रही हूँ ये हमने देखे हैं बहुत close quarter से, क्योंकि हम काम करते हैं family businesses के साथ. But generally हमने जो देखा है इसके साथ एक phenomenon accompany करता है which is called the elephant in the room. ये सारे इश्यूज सबको पता होता है फैमिलीज में, बट कोई इनके बारे में बात नहीं करना चाहता है. इसको इंग्लिश में एक इसकी कहावत है जिसको बोलते हैं, एक फ्रेज है, कहावत तो नहीं, एक फ्रेज है विच इज कॉल्ड द एलिफेंट इन द रूम. मतलब आपके साथ एक छोटे से कमरे में एक हाथी बैठा हुआ है, सबको दिख रहा है, बट या तो हम उसको देखना नहीं चाहते, तो हम जैसे दिस वुमन इज सेइंग और द मैन इज सेइंग कि भाई व्हाट एलिफेंट बैठा है वहां पे, इतना बड़ा हाथी, पता नहीं कितने किलो का होता है, 1000 किलो का होता है, 1000 टन का होता है, आई डोंट रिमेम्बर, बट इट्स अ ह्यूज थिंग. It is sitting in the room, it is amidst us, but हम आंख बंद कर लेते हैं, हम बोलते हैं यार कौन सा हाथी, हमें तो कोई हाथी दिख ही नहीं रहा. दूसरा जो फिनोमिनन होता है, हाथी दिख रहा है, पता है, सबको पता है, बट यार इसके बारे में बात नहीं करेंगे, यार बात करेंगे तो फंस जाएंगे, यार झगड़ा होगा, ऐसा होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा. बट आई थिंक द इंटरेस्टिंग पार्ट इज बात नहीं करोगे तो भी झगड़ा होगा, डिपेंड करता है कब होगा. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन when it will happen, and if it doesn't happen it will anyway cause a lot of negativity in your house and in your business. So ये जो आपके बीच में, आपके families के बीच में जो ये हाथी घूम रहे हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा और इनको रिजॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी. So don't let the elephant, don't ignore the elephant. There is an elephant in the room, and trust me, in all families there are many elephants in the room. उन एलिफेंट्स को निकालिए, उनको डिस्कस करिए, उनका एक प्रोसेस बनाइए कि ये कैसे आगे चल के ये एलिफेंट वापस कमरे में नहीं आए. ये टाइम लेता है और यहाँ पे लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है. आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सेकेंड जनरेशन इसमें लीड लेगा. अगर लीड लेता है तो बहुत बढ़िया बात है. जैसे विशेष कह रहे थे कि he discussed it with his father, but this is something that the leader of the organization, the leader of the family has to now start working on कि कौन से हाथी बैठे हैं, उनको कैसे डिस्कस करना है और बाहर निकालना है. So this was a lot about values. We talked about shared vision. अब तीनों ये pillars के बारे में थोड़ा बात करते हैं. I'm going to start with family assembly. सबसे simple है. Family assembly is basically a forum, a get together. It is informal, जहाँ पे सब फैमिली मेंबर्स, चाहे वो बिजनेस में हैं चाहे वो नहीं हैं, which means includes your mothers, your wives, your children. I made a special note कि जो बच्चे खुद खाना खा सकते हैं प्लीज उनको इस सेशन में, इस फैमिली असेंबली में बुलाइए. हम जब अपना विजन वर्कशॉप करते हैं, मैंने शायद लास्ट टाइम भी शेयर किया था, we call everybody in the family, छोटे छोटे बच्चे, kids, sons, wives, everybody attends the we usually have a 2 or 3 day workshop depending on the size of the business, and everybody, and it's an outstation location, it's a nice resort, everybody has a good time, they understand कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उन्नति के साथ, why are they involved with us, how will they help us, they get to know us, they get to know each other. There are children who are so excited about their business. It is absolutely amazing. चार्ट पे ड्राइंग्स बनवाते हैं हम उन लोगों से, वो पूरे एंगेजमेंट से बैठते हैं. So this family assembly basically is a forum to emotionally engage all your family members. Because देखिए फैमिली से कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं सब लोग, चाहे वो घर पे भी हैं तो भी. हस्बैंड बिजनेस घर पे लाता है,
फादर इन लॉ बिजनेस घर पे लाता है, मदर इन लॉ जो भी काम कर रहा है, दे ब्रिंग बिजनेस एट होम एंड देयरफॉर इट इज वेरी इम्पेरेटिव कि बच्चे, वाइफ्स, मदर्स, दे ऑल अंडरस्टैंड कि हमारा बिजनेस किस तरफ जा रहा है, किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह का कंपटीशन है। और जनरली मैंने ये देखा, लोग सोचते हैं कि क्यों इन्वॉल्व करें, क्या वैल्यू ऐड करेंगे, बट ट्रस्ट मी, you will be surprised. And even if they don't add value in the first session, in the second session, they will start getting emotionally engaged with business. And we recommend that you have family advisors who should be invited to the session. बहुत बार facilitation चाहिए होता है इस sessions में, जो family members खुद नहीं कर पाते हैं। और मुझे लगता है लास्ट सेशन में मल्हार दवे जी ने मुझे एक सवाल पूछा था कि my kids are still young and I have started the business. He runs a transport business and he plans to run an EV vehicles business in South Africa as well. What should I do? And I think my very sincere recommendation to you, Malhar sir, is that talk to your children, take time out once in a month, maybe once in 6 months, where all of your family get together for half a day, because it's a small group. आप कहीं बाहर जाइए, कोई रिजॉर्ट में जाइए, make a presentation on your family business to your children, to your wife. Bounce idea. I know your wife works with you as well. She supports you, but you will be amazed to see how interaction with children will give them so much pride in what you do. Number one, it will also give them a lot of engagement. So small businesses can also start. This is just not for big businesses. क्या करते हैं इन फोरम्स में? बेसिकली आप डिस्कस करते हो डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, जैसे मैंने कहा, डिसाइड नहीं करते हो, कोई डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं इस फोरम पे। दिस इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग फोरम, दिस इज जस्ट अ शेयरिंग फोरम। wherever the organization is slightly bigger and more organized, आपका अगर टॉप लीडरशिप है बिजनेस में जो नॉन फैमिली है, वो आके बिजनेस की प्रेजेंटेशंस कर सकता है। And it's a very good time for your professional team to also meet the family, because after all, you are a family business. Engagement I've already talked about, and our recommendation is, depending on the size of your business, depending on the members you have, do it away from home, do it away from office, do it somewhere in a nice place, combine it with a vacation for half a day. It can be really re-energizing for your family. They understand what you do better and they can support you better at home or at work. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं पढ़ रही थी। रेडी फैमिली फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ देम दे गो फॉर एन ओवरसीज हॉलिडे together with all the extended family. So it's a huge group of 150-200 people. They take to the family assembly. Most of the large, even mid-sized, some of the mid-sized Indian family businesses have a family assembly where they take differing views into account. पता लग जाता है कौन क्या सोच रहा है, कौन किस चीज से नाखुश है। बहुत सारी चीजें इन फोरम्स में बाहर निकल के आती हैं जो आप एड्रेस कर सकते हो। दूसरा पिलर है फैमिली काउंसिल। दिस इज अ मोर फॉर्मल मीटिंग। दिस इज वी रिकमेंड दैट फैमिली काउंसिल्स को रिस्ट्रिक्ट करिए। जो लोग बिजनेस में हैं और मैनेज कर रहे हैं बिजनेसेस को, उनका फैमिली काउंसिल बनाइए। यहाँ पे मोर क्रिटिकली देन द फैमिली असेंबली, यू नीड अ फैसिलिटेटर, यू नीड अ वेरी क्लियर एजेंडा कि ये फैमिली काउंसिल मिलेगा, कब मिलेगा, क्या एजेंडा आइटम होगा, क्या डिस्कस होगा। ये सिर्फ family council, I want to clarify, they do not take business decisions. They only take family decisions that affect business, and I'll come to what kind of family decisions. और ये जो business decisions की अगर कुछ चर्चा होती है, वो decisions final नहीं होते हैं family council में, वो आपके top leadership के साथ discuss होंगे, जो आपकी team है organization में काम कर रही है। अगर आपका board है तो वो board के साथ discuss होके वो decisions लिए जाएंगे। Family council makes decisions on very critical things like कौन बिजनेस फैमिली में से ज्वाइन कर सकता है, क्या कंडीशंस हैं जो ज्वाइन कर सकती हैं, क्या रूल्स हैं, क्या बिहेवियरल कंडक्ट रूल्स हैं हमारे, क्या रेम्यूनरेशन है फॉर एग्जांपल, क्या कॉम्पनसेशन दी जाएगी जो ज्वाइन करेगा, करियर कैसे ग्रो होंगे, वो कहाँ ज्वाइन होंगे बिजनेस में, गोल्स क्या होंगे हमारे फैमिली के गोल्स क्या हैं, हमारी क्या इच्छा है कि ये बिजनेस कहाँ पे जाए, हम फैमिली को, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को कैसे एंगेज रखें। बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होती है इस काउंसिल में कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर को बिजनेस में लाना है, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, क्या रूल्स होंगे, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, उसको क्या डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए और क्यों दिया जाना चाहिए, परफॉर्मेंस के मेजर्स क्या होंगे फैमिली मेंबर्स के लिए। तो ये जो फैमिली काउंसिल है, ये फॉर्मल एक सिस्टम है। आप उसको शुरू करने के लिए
6 महीने में एक बार कर सकते हैं. As you get used to it, you can have very frequently. You can have it once in a quarter. You can have it even once in a month, depending on how many decisions you have to take. Most of the decisions are long range decisions, तो बहुत frequently मिलने की जरूरत नहीं होती है. But family council एक formal forum है. जब आप advisor का सोचें, please think of advisors as people who have expertise in human relations, people who have expertise in business, how to manage business, how to professionalize businesses, because ज़्यादातर a lot of business owners think my CA is my advisor. Of course, he is your financial advisor, but a lot of CAs do not have experience and expertise in other facets of the organization. So you can have a CA as an advisor if you think the experience is adequate, but please look out for management advisors, because you need people who understand management, people who understand organization development, and more importantly, people who understand family businesses as well. So ये कोशिश करिए कि आपका जो एडवाइजरी टीम है वो एक अच्छी टीम है जो आपके फैमिली को और बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सके. और ये एडवाइजरी टीम का इम्पोर्टेंस इसीलिए मैं स्ट्रेस भी करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत अक्सर देखा है कि क्योंकि फैमिली मेंबर्स आर सो फेमिलियर विद ईच अदर, हमने जिंदगियां अपने साथ एक घर में बिताई हैं, हम उसको लाइसेंस टू किल समझते हैं. एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट. I have often seen, and I think sometimes I have observed myself as well. This is not pointing a finger to all of you. I'm also introspecting and thinking कि बहुत बार I think as family members we are cruel to family. हम इतने निर्दयी होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, शायद हम कभी आउटसाइडर्स के साथ नहीं होते हैं. और इसको रेगुलेट करने के लिए यू नीड अ फैमिली एडवाइजर. जो बिहेवियर 3 भाई या माता पिता बैठ के अगर आप देखेंगे, यू विल फाइंड दैट यू विल हैव अ लॉट ऑफ एक्यूजेशंस, ब्लेम, टेम्पर्स विल रन हाई, गाली गलोच, बहुत सारी चीजें निकालना खोद के, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाना. ये सब चीजें होंगी जब आप सिर्फ फैमिली के अंदर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सब बैगेज है. बहुत सारे इंसिडेंट्स पीछे आपके दिमाग में है, जो एक्चुअली मुद्दा डिस्कस हो रहा है वो मुद्दा नहीं डिस्कस हो रहा है, उसके पीछे के इमोशंस तो 10 साल पुराने हैं जो डिस्कस हो रहे हैं. और इनको छाटने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए आपको एक फैमिली एडवाइजर चाहिए होता है. यू नीड 1, probably 2 people who can be there, facilitate these sessions and make sure there is a productive outcome. Otherwise बहुत बार झगड़े होते हैं, तू मैं होती है, और हम लोग सोचते हैं ये फैमिली काउंसिल बेकार की बातें हैं, ये मैडम नए फंडे सिखा जाते हैं, ये होता नहीं. दिस इज नॉट हाउ रियल लाइफ वर्क्स. It works like this, but you have to also do it the right way. So I took a few extra minutes, but advisors are extremely, extremely critical. You will see that when there is an outsider in the room, the behavior changes dramatically, and I think you get more done. बहुत सारा व्यवस्था बनती है, discipline बनता है family group में, जो बहुत जरूरी होता है. Sana ma'am. Yes. Hi, this is Neeru. I just wanted to add one more thing, because when you are in the situation, जब आप उसके भागीदार हो तो अपने आप को देख पाना मुश्किल होता है. So usually any outsider will bring that perspective. यार इसके बारे में आप ऐसा सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो? Those conversations then open layers which unfortunately हम खुद नहीं कर पाते हैं अपने लिए. Right? Yeah. Because our senses are all outward, so we are not able to very quickly at that point of time get into the depth. So that's why it helps. Thank you so much. I think it's a very, very key point. हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, दूसरा आपको देख पाता है मोर क्लियरली, और उसके कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस भी दे पाता है, क्योंकि कभी कभी हम अपना मांझा उलझा लेते हैं और वो अपने आप से नहीं सुलझता है. मांझे को सुलझाने के लिए कोई एक्सटर्नल पार्टी चाहिए होती है. So can't stress more. And I was just reading the chat. Some of them asked me that should we involve in-laws also. Please do, if you can, and if it's not too much of a hassle, please involve your in-laws as well. ये सारी family members influence करते हैं families को. So उनको involve करिए, उनको भी engage करिए. It could be a fantastic experience. But again, you know your situation better. We recommend you give it a thought at least. And at least weigh the pros and cons की involve करने का क्या pro है और क्या con है. But we recommend you involve your in-laws as well. That's the family assembly, not the constitution, not the council. Sorry. तीसरा जो पिलर है वो कॉन्स्टिट्यूशन है. बहुत सिंपल है, ये आपकी फैमिली का ग्रंथ है. भाई हर रिलीजन का ग्रंथ होता है.
कोई ना कोई होता है, हिंदू में थोड़ा स्कैटर्ड है, बट जनरली अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ and I think I was reading this interesting quote by Kavil Ramchandran, and he is the head of the family business faculty in ISB Hyderabad, and he was actually mentioning कि the fact that हम family constitutions नहीं बनाते हैं इंडिया में, हम बिलीव नहीं करते हैं इनको डॉक्यूमेंट करने में, comes from the fact that Hinduism itself is not driven by one central scripture. बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लिखी हैं, कुछ सुनी गई हैं, कुछ बोली गई हैं, and unlike, you know, for example the Bible or the Quran, एक family की scripture है. I thought it was interesting, and maybe that is the reason, but if you can create a simple document फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो भी फैमिली काउंसिल में आपकी डिसीजंस लेते हैं, जो लॉन्ग रन डिसीजंस हैं, चाहे वो कॉम्पनसेशन को लेके हो गए, चाहे वो डूज एंड डोंट्स को लेके हो गए. आई थिंक मैं लास्ट टाइम आपको मेंशन कर रही थी कि इमामी फैमिली में और रेड्डी फैमिली में दे हैव क्लियर डूज एंड डोंट्स. कौन कौन सी क्लास की गाड़ी ले सकता है, कितने पैसे साड़ियों पे खर्च हो सकते हैं, कितने पैसे ज्वेलरी पे खर्च हो सकते हैं. आई वाज रीडिंग दिस इंटरेस्टिंग थिंग. जो GMR ग्रुप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट्स बनाते हैं, they have a family constitution which has one of the rules as none of the family members can ever be a page 3 celebrity, because that to them harms their reputation, it diminishes their credibility. So हर तरह के rules, हर तरह के family के values क्या हैं, हम किन values से business को operate करेंगे, खुद को कैसे कंडक्ट करेंगे, बाकी लोगों को कैसे रेगुलेट करेंगे उस कंडक्ट को फॉलो करने के लिए. These are things that the family constitution, it is very wide, it can encompass everything, but I suggest you start small, start with role clarity, start with compensation, start with who can be admitted into business under what conditions if you have extended families. अपना vision, अपना values डिस्कस करके, आर्टिकुलेट करके उसको छपवाइए, उसको लैमिनेट कराइए, उसको रीडिस्कस आप करेंगे, जब करेंगे तब चेंज करिए. बट दीज आर द थिंग्स, पॉलिसीज फैमिली के लिए जो बिजनेस में लागू होंगी, ये सब फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई वांट टू मेंशन दैट आई थिंक लास्ट टाइम ऑल्सो आई मेंशन कि ये तीनों शब्द बहुत बड़े बड़े लगते हैं, फैमिली असेंबली, फैमिली काउंसिल, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं अगर हम सिद्धांतों को समझें कि what is the purpose of doing this, right? I think if we understand the purpose, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के लिए. कॉम्प्लिकेट जब हम चीजें करते हैं या जब हम उनको सही तरीके से नहीं करते हैं, which is again goes back to the सिद्धांत कि हमने क्या इसको ठीक से समझ लिया. What are the success factors required to have a successful family council meeting? अगर हमने उन सिद्धांतों को समझ लिया तो हम सक्सीड होंगे. उसको कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपल रखिए. जैसे जैसे आप बड़े होंगे, you will find yourself, you will get into the flow and it will start to become bigger and better and better. तो इसको शुरू करिए, छोटे से शुरू करिए, बट अच्छे से शुरू करिए. सिद्धांतों को मन में रखते हुए इनको शुरू करिए. So that was about the 3 pillars and the framework. I want to move on to some of the successful practices that have made family businesses successful in generations. जो businesses बढ़ गए, जो businesses जी गए, जो businesses बहुत बड़े हो गए, उन सब के कुछ successful practices I'm trying to bring together. See whatever works for you. सबसे पहला मैंने बहुत जगह पढ़ा कि एजुकेशन, एंड आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिग्री एंड एन एजुकेशन. फर्जी बीकॉम की डिग्री, फर्जी बीबीए की डिग्री, नॉट नेसेसरी. डोंट वेस्ट योर टाइम. It's better to sit in the business and learn something through experience. But if you can get a very good quality education, whether it's an MBA, whether it's an engineering college, these are priceless when it comes to business. इसका कोई compensation नहीं होता, इसकी कभी जिंदगी में भरपाई नहीं हो सकती है. So because education is not about what you learn in class, it's about who you meet. It's about आपके दिमाग के दरवाजे कैसे खुलते हैं. So education, travel, books, these are 3 things which really open up minds, which gives you different perspectives. तो course curriculum एक जगह है, पर अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, आपकी जो संगत बनती है वहाँ पे, जिसकी वजह से आपका जो एवोल्यूशन होता है एज अ पर्सन, इट्स प्राइसलेस. मेनी बिजनेसेस इन देयर फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन हैव रिटन डाउन रूल्स that the family's next generation has to have education of a certain quality.
without which they are not allowed into business. They also have rules about experience कि मेरा family business में अगर कोई join करना चाहता है तो उससे पहले 3 साल कहीं और काम करना पड़ेगा, वो किसी और संस्था में काम करे, फिर वो मेरी कंपनी में आके काम करे, so that they have seen the world. This is not the only company they have ever seen. So when a very, very interesting example, the example of this is, I think his name is Rishad, if I'm not wrong, Rishad Premji. He's the son of Azim Premji, 42 years old. He did his MBA from Harvard Business School. He joined GE. He worked for GE, I think, for a good 5 or 6 years. That's a long time. Then he worked for a consulting organization, which is, I think, the 3rd largest consulting company in the world, Bain & Company. उसने Bain & Company में काम किया. फिर उसने विप्रो ज्वाइन किया कुछ 10-12 साल बाहर काम करने के बाद, और उसने विप्रो में भी नीचे से ज्वाइन किया. He did not join as a managing director, CEO, chairman, no. He joined in different functions. He has handled, for example, I think the innovation function in Wipro. He then moved on to become the chief strategy officer in Wipro. And now I think in July of 2019, he was promoted to being the chairman of Wipro once Azim Premji stepped down. So, and this is not a one-off example. I mean, if you look at Dhirubhai's philosophy, both his children are very well educated. I think they have been to Wharton or London Business School, one of the two. It doesn't depend. Zaruri nahi hai aap Harvard bhejen. These are expensive education colleges. Also, they need a lot of rigor in your studies. But मैंने देखा Indian businesses में education पे focus नहीं होता है, degree पे focus होता है, जो I think it's our whole conditioning, our society to blame. But I think this is to all the patriarchs out there, matriarchs जो business चलाते हैं, जिनकी second generation अभी भी पढ़ रही है, it is for them. And even for people who have joined the business and have not had that education exposure, I highly recommend courses in the top MBA institutes in India or even across the world. They have short-term courses for 3 months, 1 month, 2 weeks. Get exposure, get perspectives from outside. Qualification criteria decide करिए कि किस criteria पे मैं अपने family members को और extended family members को business में invite करूँगा, because that determines the quality of your organization. The quality of leadership will always determine कि आपकी पूरी संस्था की quality क्या होगी. तीसरा सक्सेसफुल प्रैक्टिस है स्पेस और फ्रीडम दीजिए अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपना पाथ चूज करने की अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स. Not all sons of actors become actors. Some do, some don't. Some are successful, some are not. Not all businessmen, their sons join the same business. They have different talents, they have different needs. वो स्पेस जरूर दीजिए, उनको सुनिए जरूर कि वो कहाँ से आ रहे हैं, what do they want to do, what are their aspirations. क्योंकि हम बात नहीं करते हैं, और बहुत सारे फाउंडर पैट्रियार्क्स का मैंने ये एटीट्यूड देखा है that I know best for my son or for my daughter. I'm sure you do, but I think they also have a perspective. They also have talents which could be different from yours, or they have aspirations which could be. उनकी इकिगाई शायद कुछ और हो सकती है. तो उसको रियलाइज करना, उसको स्पेस देना. एंड अ लॉट ऑफ न्यू जनरेशन businesses, second, third generation businesses are doing that. They're giving space to the next generation to do what they want. I mean, Jio, अगर आप देखें तो I forget the name of his, Isha, I remember the daughter, but I forget the name of his son. They wanted to do technology. They didn't want to do refining business. So they were the ones who are behind Jio in one sense. If you look at Hike Messenger is an IT platform just like WhatsApp, and it was started by Kavin Mittal, son of Bharti Mittal Airtel. So ये जरूरी नहीं है कि अलग ही, and a lot of fathers have this कि अगर तुम्हें दूसरा business करना है तो आप अलग करोगे. You can still be part of the same family. You can fund it as well, and you can make sure there are performance parameters. But ये सारी चीजें की जा सकती हैं. कुमार मंगलम बिरला के 3 बच्चे हैं, उसमें से छोटा तो बहुत छोटा है, अभी पढ़ रहा है शायद. But Ananya, the daughter, is doing her own microfinance startup. The son is probably playing cricket. He is interested in professional cricket, and so these are avenues. Give your children the chance and the capability and the opportunity to explore themselves. Yes, I understand that you're worried for them. आपको लगता है क्या करेगा लाइफ में, कुछ करेगा कि नहीं करेगा.
बट आप समय के साथ बांध सकते हो उसको, आप पैसे के साथ बांध सकते हो कि भाई देख ऐसा है, मैं 2 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, इसके मुझे रिजल्ट्स चाहिए. यू कैन बी एन इन्वेस्टर इन हिज बिजनेस और हर बिजनेस, एंड वी हैव सीन दैट वर्क्स वेल फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेसेस. सो अपना दिमाग खोलिए. बहुत सारे तरीके हैं फैमिली बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, एंड टू ऑल्सो मेंटेन हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन योर फैमिली. We have discussed this a lot, so I'm not going to discuss this more, but define a role and compensation. These are some of the best practices. And lastly, create a succession plan for your business. If the second generation is coming in, and I think this is very critical, when you have 2 brothers, more siblings into the business, who is going to lead the business after you? And that's very, very critical, because an organization, just like a country, needs a leader. Modi is the leader of India. You can't have 10 leaders leading in India. It's going to be a complete chaos, more than what it already is. So you need a leader. Uska, there is no refuting it. उससे आप भाग नहीं सकते उस reality से. तो उसके बारे में सोचने लगे, उसको फैमिली असेंबलीज, काउंसिल्स में इस डिस्कशन को लेके आइए, लोगों को टटोलिए, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी रुचि क्या है, ये काम सोचने का आपको करना पड़ेगा. And I think for all the fathers as well, I think there is a huge tussle that happens. Kabhi ek hi, there is just one successor of your business, or the boy or the girl, and I have seen कि उसमें भी इतना tussle होता है because the patriarch doesn't let go. क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में कि मैं कब छोड़ूंगा बिजनेस और ये कब लेगा बिजनेस, किन कंडीशंस के अंडर ये बिजनेस लेगा. सो ये सोचना बहुत जरूरी पड़ता है, और इसका एक सक्सेशन प्लान जिसको बोलते हैं वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है. एंड लास्टली, आई हैव मेंशन्ड दिस आई थिंक इन डिटेल, प्लीज हैव एन एडवाइजरी टीम which has the right experience and the right depth to manage family and business complexities. I think I would like to end with 3 slides that we had put together on some of the common issues we have seen between relationships. So I'm going to start on the first one, which is there is a relationship conflicts that we see between fathers and sons, and we have some recommendations. Let me put it this way, for both fathers and son. ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है. For fathers, I think you have to decide between being a custodian or a king. क्या आप इस business के राजा हैं कि आप इस business के custodian हैं? अगर custodian है, custodian का हिंदी मुझे नहीं समझ में आ रहा, but अगर custodian है तो आपको business को दूरदर्शिता से देखना पड़ेगा कि मैं जब नहीं रहूंगा तब क्या होगा, and how do I make this transition smooth? Because you will not always be the king. बहुत सारे patriarchs में मैंने देखा है कि वो let go की भावना नहीं होती है कि मैं कब निकलूंगा. Clarity of roles and accountabilities नहीं होती है between father and son. Are you a driver, leader of the organization or not? We have seen case after case where जो founding बंदा है वो business में घूमते फिरते आता है. They come to business whenever they want. They will come at 2 o'clock. They will go at 6 o'clock. There is no clear role for them, but they control the finances, and no decision can be taken without them. But yet it's all such a mess. वो किसी और एक्टिविटी में लगे हुए हैं पर बिजनेस चल रहा है, बट लीडर वही है. लीडरशिप, business leadership is very clear. If you are the leader of the business, you are the CEO of the business, you are accountable for the performance and results of the business. या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, या निकल जाओ या बाहर हो जाओ, और बिकम द चीफ मेंटर. मेरे को जब मन होगा मैं आऊंगा, मेरा कोई रोल नहीं है. आपको मेरे से कोई एडवाइस चाहिए तो आप प्लीज ले लीजिए. बिकॉज जब आप कंफ्यूजन पैदा करते हैं तब डिसीजंस टंगते हैं. जो करना चाहता है करता है, लोग फायदा उठाते हैं. आपकी संस्था नीचे पॉलिटिक्स करती है बिकॉज दे नो कि कोई क्लैरिटी है नहीं. बाबूजी हैं भी और बाबूजी नहीं भी है. बाबूजी आ जाते हैं, कभी भी किसी को झाड़ लगा देते हैं कि भाई ये क्यों इतना रिसीवेबल्स बढ़ा है, बट बाबूजी डजंट टेक एनी डिसीजंस. ही इज नॉट देयर व्हेन यू नीड हिम. सो यू हैव टू डिसाइड, आप या तो बिजनेस के ड्राइवर हैं या नहीं है. सो दैट क्लैरिटी हैज टू कम फ्रॉम यू. डिफरेंसेस को अपनाइए. आप, योर सन, योर डॉटर will never be exactly the way you are. They have their own personalities, they have their own styles, working styles and talents. बहुत सारी बात लोगों को मैंने देखा है, ये डिफरेंटली करता है, ये मेरे जैसे नहीं करता है, इसको ऐसे ही करना चाहिए. No, but people are different. You have to accept that. You have to recognize their strengths and deal with it.
And I think lastly, most importantly, please upgrade your own software. हम phone के तो software upgrade करते हैं, but हम अपने आप का software upgrade नहीं करते हैं. After 50-55, I've seen a lot of founders who say अब तो मेरा समय आ गया है, मैं retire हो गया हूँ, पर business में भी रहते हैं, पर retire भी नहीं होते हैं और अपने आप को upgrade भी नहीं करते हैं. क्योंकि जब आप टच में नहीं रहते हो रियलिटी के, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कंपटीशन है, चाहे वो दुनिया कहाँ जा रही है, तब आप एक बाधा बन जाते हो आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए, बिकॉज दे आर इन टच एंड दे वांट टू डू थिंग्स न्यू वेज, दे वांट टू पुट एन ERP, दे वांट टू यूज सॉफ्टवेयर्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, दे वांट टू हायर प्रोफेशनल्स. बट क्योंकि आपने अपना अपग्रेड नहीं किया है, आपको ये लगता है कि धंधा तो वैसे ही होगा जैसे होता आया है. बट थिंग्स हैव चेंज्ड, यू मस्ट बिकम द न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ. And for sons, all the sons out there, I think very interesting, I read this somewhere, success cannot be inherited, it needs to be earned. So please earn your success, because I think a lot of sons, the second generation, sometimes the third generation, they come with a lot of entitlement कि ये तो मेरा ही है, ये तो मुझे तो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है. ये जो बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, ऑडी पहले चाहिए. So this is all indications of entitled mentality. Please earn your Audi. I remember a conversation, I will not name him, but a very cute guy, one of our clients and his son, and they used to come for sessions, and he told me कि मुझे, I think it was Ford Endeavor or some car which was 25-30 lakhs, and I said, dude, I mean, earn it. I mean, who's stopping you? Buy a car, but your business cannot afford it right now. आप कमाओ और लेके आओ, एंडेवर क्या, मर्सिडीज बेंज खरीदो. सो आई थिंक दिस मेंटालिटी हैज टू बी वॉच्ड इन सन्स. प्लीज अर्न योर सक्सेस एंड गेट एन एजुकेशन. इवन इफ यू हैवंट स्टडीड सो फार, देयर इज नो, जरूरी नहीं है कि आपके पास और दूसरे ऑप्शंस नहीं है. गेट एन एजुकेशन, अपना एक्सपोजर बढ़ाइए दुनिया के साथ, अच्छे लोगों के साथ अपनी संगत बढ़ाइए. वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम. Okay, so it's like 11:28. Yes. The questions will take next time. My God. We can take 2 slides next time, or I can complete it now. I think that would be better if you can come. I can complete it. I just have 2 more slides, Raju bhai. So please, guys, hang in there. Yes. So siblings हैं, brothers हैं, साथ में काम कर रहे हैं. I think ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि फादर मदर कैसे कंडीशन करते हैं सिबलिंग्स को, और स्पेशली बिजनेस में फादर्स कैसे क्लैरिटी लाते हैं सिबलिंग्स के बीच में, वो बहुत ज़रूरी होता है. बट आई थिंक एज सिबलिंग्स वर्किंग इन बिजनेस, नो योर स्ट्रेंथ्स, नो योर चैलेंज एरियाज, एंड अगेन आई रिइटरेट, एक संस्था में एक ही लीडर हो सकता है. सो इफ देयर आर 2 of you in a business and you think one is better than the other, अपने आप को आंको कि आप कहाँ हो. अगर आप लीडर बन सकते हो, ग्रेट. अगर आपको लगता है आप में सब कुछ नहीं है, and if your sibling is probably more competent, you will have to give that space. And if you don't agree with giving that space, go out on your own, do something else. But वहीं रहना, दुखी होना, एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, अपनी strengths नहीं जानना. I think most people are not aware कि मैं क्या लाता हूँ टेबल पे यार. What are the things that I don't have and I need somebody else for, and maybe my brother has it and my sister has it, and to recognize those differences and value them is very, very critical. Again, role or relationship को separate करिए. I think I missed this point in the first slide also. I am now under pressure of time. So, but अपने role और relationship को, आप घर में father हैं, आप office में sir हैं. हम अपने सारे clients के साथ ये rules ले करते हैं कि in the office, please do not call him dad. Do not call her mom. She is either ma'am or she is sir, or if you have a sibling, he is by the name, bade bhaiya, tauji. These are all things which create conflict. जब आप ऑफिस में आते हैं, आप you have to wear a very different hat, and the language you use, the addressing mechanisms you use help you in differentiating that role from the relationship. So please try it. You will feel a world of difference. And lastly, I think very interestingly for wives and for husbands, for wives be very, very clear कि आप business join क्यों कर रही हैं. बहुत सारी मैंने महिलाओं को देखा है, मैं join इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं support कर रही हूँ. अब जब मैं support कर रही हूँ तो मैं एहसान कर रही हूँ. जब मैं एहसान कर रही हूँ तो मैं कभी भी आऊँगी, मैं कभी भी जाऊँगी, मैं किसी चीज़ के लिए accountable नहीं होंगी. ये नहीं चलता है business में. Again, I'm saying this doesn't work. Clarify your roles. अपनी accountability, आप किस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, उसको इसको clarify करिए.
अपने टाइमिंग्स क्लैरिफाई करिए that I'm available for this work, because all of this in due course spoils the culture of the organization. आपको देखते हैं लोग, unfortunately or fortunately you are the leadership of the organization, so इसका ध्यान रखिए. And lastly, and I think most importantly, being a woman, you cannot be all. You cannot be a perfect daughter-in-law and a perfect businesswoman and a perfect mother and a perfect wife. I will at the end of the session share a very, very inspiring and straight talk video by Indira Nooyi. She was the head of PepsiCo for many, many years, when she talks about how women cannot have it all. So I think this is my sincere advice. You cannot have it all. Decide what you want, what is more important. And for husbands, decide the role, decide the result areas. When you're inviting your wife into business, decide a compensation. Money is important for everybody. It's not about कि पैसा नहीं है, कि घर खर्च के लिए पैसा नहीं है, or I don't give her money for buying what she wants. It's not about that. Money is about fulfillment. If I make money, I am worth something, and that worth adds to your confidence. And I think that is something that money does. तो इसका ध्यान रखिए that whenever you ask her to do a formal role in the organization, pay her for it. And this is true for all the other relationships as well. Proxy doesn't work. She's not your proxy. जब मैं नहीं हूँ तो तुम मीटिंग में चले जाना, आप मेरे को नहीं तो उनको फोन करिए. कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी, आपको एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स होती है जब आप ये प्रॉक्सी रोल उनको नियुक्त कर देते हैं. दे ऑलमोस्ट बिकम अ सेक्रेटरी. They have all the politics of the organization coming to you. They carry it home. I mean, it's a mess. Don't do that. And lastly, for husbands as well, you can't have it all. They can't be it all, and you can't have it all. You can't have a perfect daughter-in-law at home, a perfect wife for yourself, a perfect mother, and somebody who also does a fantastic job in your business. So something, English में एक phrase है, something has got to give. There is a price to pay for everything. Please decide what you want in life, and therefore deal with your relationships in such a manner. With that, I come to the end of it. Finally, challenge, yes. Neeru Ma'am's challenge. Neeru Ma'am's challenge, simple RNR exercise करेंगे आप अपने family members के साथ जो business में आपके साथ काम करते हैं. और जब आप ये exercise कर रहे हो तो involve your wives, involve your mothers in the discussion. It will be amazing, trust me. Role, responsibility, result areas. मेरा role क्या है business में, मेरी responsibility areas क्या हैं, और मैं क्या results के लिए accountable hold करूँगा अपने आप को. ये तीन चीज करिए अगले सेशन में. I think we will take questions, Raju bhai, next time. We don't have any time. Surely next time. And also, yes, and also I think there are a lot of people who have somebody investing. So parents are investing in your business. In that case also, the investor can also have an RNR. You also have your RRR, and the investor also does its RRR. And we will take questions next time. So please, if you want, you can send those questions to us on mail and remember them, and we'll see you next week. Sama, can you give me the next slide? The next one is a very fantastic topic, which is competing with China. We have Mr. Anil Gupta, who's going to talk about competing with China. That's the need of the hour. That's also, as we call it, once in a lifetime opportunity for India and for each of us. So see you next week. Shyam sir, over to you. I will request everybody to invite business friends in this free session of 90 minutes, because I think there is an opportunity for all Indian businesses, all Indian entrepreneurs, that they can carve out their own niches. So please come and let's listen to Anilji, who is in a way expert about China. And we see you. Thank you very much for time, and we see you next Sunday, same time, 10 o'clock. Sorry for exceeding the time. We will take your questions next time. You can send in your questions through the team as well. We will try to answer as much as we can. I will. Thank you very much. Thank you. I will. Thank you. There is an email in the chat. You can just note down and send us questions or feedbacks or anything you like to. Thank you very much. Transcript mokalso એમાં ઘણા બધા questions છે જોઈ લો. Or you can save from your side also. I can save this. I am a little technologically challenged. Let me save. Yes. Thank you. Thank you.